हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 19/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 से लेके 18 तारीख तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 19/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका हूं कि क्या होता है। BODMAS, बी से आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका बिग ब्रैकेट होता है, एक आपका मिडिल ब्रैकेट होता है, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ हिंदी में का दिया हुआ रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि जो बॉडमास थ्योरम में जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न को देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल करेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले सारा हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 0 यानी कि 2 माइनस है, 0.4 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इंटू है 2.5 को यानी कि क्या लिखेंगे, 25/10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 × 25 = 25, और नीचे में 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, 5 5 कट गया। यानी कि ये पूरी संख्या का यहाँ पर मान कितना आया, 1 आया। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर मान कितना आया, 1 आया। तो उसके बाद जब स्मॉल ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा, तो 4 होगा। 3 + 1 कितना होगा, तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। यानी कि इस पूरे मिडिल ब्रैकेट तक का हल करने में जो है मान कितना आया, 4 आया। पूरा मिडिल ब्रैकेट तक हल किए तो हम लोगों के द्वारा मान कितना आया, 4 आया। तो 4 क्या है, फिर आगे भाग है, यानी कि 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहले 1.25 को हम लोग नीचे लिख सकते हैं। तो 1 पॉइंट क्या है आपका, 25 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे साइन माइनस का है तो माइनस का साइन दे देंगे। इसमें क्या है, 1/4 है। क्या है, 1/4 है, क्योंकि ये सारा मिडिल ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया आपका, 4 आया। तो आगे क्या बचता है, 1/4। तो आपको पता है कि जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 4 को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो जब 1 × 1/4 होगा तो पूरा मान कितना आएगा ब्रैकेट का, जब 1 × 1/4 होगा तो पूरा ब्रैकेट का मान 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। यानी कि पूरा जब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर भी काट देते हैं। 25 25 कितना होता है, 25 25 125, 25 चौक 100। यानी कि इधर हल किए तो कितना आया, 5/4 आया। और ब्रैकेट का सारा अंदर हल किए तो कितना आया आपका, 1/4 आया। तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4, यानी कि 4 एलसीएम। ऊपर हो जाएगा 5 - 1 यानी कि कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे में आप कितना है, 4 है। 4 से 4 कट गया, यानी कि पूरे सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ गया, 1 आएगा। कितने आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को भी आप परीक्षाओं में हमेशा जो है ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ये आपका ग्राफ में दिए गए क्या दिया गया है, कंपनी का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है फिर सभी कंपनियों में जो है दिया गया है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है। फिर उसमें जो है बताया गया है कि कितने अनुपात, यानी कि कितने जो है पुरुष है और कितने महिलाएं हैं, अनुपात में आपको बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी ई में शामिल महिला कर्मचारियों की संख्या ए और बी में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ई में जो है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो ई में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 280 है। कितने हैं टोटल कर्मचारी, 280 है। तो अनुपात में जो है किस अनुपात में बांटा गया है, पुरुष और महिला को 3:5 में बांटा गया, यानी कि टोटल जो है अनुपात कितना है, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 8 यूनिट बराबर टोटल कितने कर्मचारी है, 280 कर्मचारी है। तो एक यूनिट का जो है यहाँ पर वैल्यू निकल सकता है कि एक यूनिट बराबर कितने कर्मचारी है, तो 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 या 24, 4 बचा, यानी कि 8 25 40, यानी कि एक यूनिट बराबर 35 कर्मचारी है। तो हमें चाहिए क्या, महिला कर्मचारियों की संख्या चाहिए। तो महिला जो है कितने यूनिट है, ये में 5 यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर अगर 35 कर्मचारी है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 35 25 175, यानी कि ये में कुल जो है 175 कर्मचारी जो है क्या है, महिला है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए और बी के कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ए में जो है कुल कर्मचारी कितने हैं, ए में कुल कर्मचारी कितने हैं, 380 है। कितने कर्मचारी है, कुल 380 है। अनुपात में कितना कर्मचारी है, 3:6, यानी कि कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 13 6 19, यानी कि 19 यूनिट बराबर 380 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 19 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, यानी कि एक यूनिट बराबर 20 कर्मचारी। तो हमें क्या चाहिए, ए में जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या चाहिए। तो पुरुष जो है यहाँ पर रेशियो में कितने यूनिट है, 13 यूनिट है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 260, यानी कि ए में कुल जो है 260 पुरुष कर्मचारी है। अब हमें और क्या निकालना, और हमें अब बी का भी निकालना पड़ेगा कि बी में जो है कुल कितने पुरुष कर्मचारी है। तो बी में कुल कितने कर्मचारी है, 420 है। रेशियो में जो है बी में कुल 420 कर्मचारी है। रेशियो में जो है कितना अनुपात है, 4:3 है। तो कुल योग जो है कितना हो जाएगा अनुपात का, तो 7 यूनिट, 4 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर कितना कर्मचारी है, 420 कर्मचारी है। तो एक यूनिट बराबर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि एक यूनिट बराबर कितना कर्मचारी है, तो 7 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 60 बार में चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट बराबर 60 कर्मचारी है। तो पुरुष कर्मचारी निकालने के लिए क्या करेंगे, पुरुष कर्मचारी जो है अनुपात में कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। बी में पुरुष कर्मचारी कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 60 कर्मचारी, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि बी में कुल जो है 240 पुरुष कर्मचारी है। तो ए और बी में कुल मिलाकर जो है कितने पुरुष कर्मचारी है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 500 आ जाएगा, यानी कि ए और बी में मिलाकर कुल 500 पुरुष कर्मचारी है, और बी में जो है कुल 175 महिला कर्मचारी है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या, अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि ई में महिला कर्मचारी का, ई में महिला कर्मचारी जो है ए और बी में पुरुष कर्मचारी का कितना प्रतिशत, तो मान लेंगे पुरुष कर्मचारी का कितने प्रतिशत है, यक्स प्रतिशत है। दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि पुरुष का यक्स प्रतिशत के कर्मचारी के बराबर क्या है, 175, यानी कि ई में महिला कर्मचारी के बराबर है। तो इसे हल करेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, यक्स परसेंट निकालेंगे। तो 0 0 2 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 35 बार में चला जाएगा, यानी कि क्या आ गया आपका, यक्स बराबर 35% आ गया। कितना आ गया आपका, यक्स बराबर 35%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इस तरह के प्रश्न जो आपको पिछले बार जो है काफ़ी जो है आपको इस तरीके के ग्राफ देखने को मिले। तो इस तरीके के ग्राफ जो आप हमेशा जो है इसे जो है आप हमेशा जो है बढ़िया तरीके से इसे जो है हल करके जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। बोला गया है कि यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को किसी तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग कितना होता है, 172 216 और 180 प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि जब भी कोई संख्या, मान लेंगे 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो पहली संख्या मान लो एक किसी संख्या में बाकी 2 बची संख्याओं का क्या कर दिया जाता है, औसत को जोड़ा जाता है। तो कितना आता है, एक जो है आपका 172 है। फिर उसी तरीके से अगले में भी मान लेंगे दूसरी संख्या जो एक अलग है,
और जो बाकी दो बची संख्या यानी कि पहली और तीसरी संख्या उसके औसत और उन दूसरी संख्या का योग जो है कितना है 216 है। फिर आगे मानेंगे कि तीसरी संख्या एक अलग है और पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत का योग प्लस तीसरी संख्या का योग जो है यहाँ पर कितना दिया गया है 180 दिया गया है। इस तरीके से आपका क्या बन गया, तीन इक्वेशन बन गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीनों का औसत यानी कि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का योग यानी कि सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 3 यानी कि तीनों संख्याओं का योग पहले है, क्या है 1 2 3, तीन संख्याएं हैं। फिर जो है यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर दो बार आया, यहाँ पर दो बार आया, फिर तीसरी संख्या यहाँ पर दो बार आया, फिर दूसरी संख्या जो है दो बार आया है। यानी कि सभी जो है कितने बार आ रहे हैं, दो बार पहली संख्या, दो बार दूसरी संख्या, दो बार तीसरी संख्या आ रही है। और नीचे सभी में क्या था, नीचे जो आपका एलसीएम दो था यानी कि दो से दो चला जाएगा। और इधर भी सारा क्या करेंगे, इधर जो आपका सारा यहाँ पर नंबर उसका क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सभी का क्या कर रहे हैं, योग ही यानी कि ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 1 8 8 16 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अब 1 1 1 2 1 3, फिर यहाँ पर भी 1 1 1 2 1 3 हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 2 1 बन रहा है, 2 2 बन रहा है और 2 3 बन रहा है। और तीनों का दोगुना का योग कितना है, 558 है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, दो से जब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 दूनी 56, 2 चौका 8, यानी कि तीनों का योग कितना आ गया 284 आ गया। तीनों का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना आया 284। हमें चाहिए क्या, तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज चाहिए। तो क्या करेंगे 284/3 करेंगे, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 284 और कुल कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं। तो जब कुल को कुल संख्या से भाग देंगे, कुल संख्याओं को योग को कुल संख्या से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 नंबर 27, आपका कितना हो गया 3 नंबर 27, एक बचा तो 3 चौक 12, दो बचेगा तो यानी कि 94.2/3 जो है क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या दिए गए, यहाँ पर चार संख्याएं दी गई, x + 4, x + 12, x - 1, x + 5 दिया गया था। बोला गया है कि समान अनुपाती में है, क्या है समान अनुपाती में, यानी कि आपका जो है इस तरीके से है x - 4 बटा x + 12 इक्वल टू है x - 1 बटा x + 5 है। ये आपका क्या है, ये आपका इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस तरीके से क्या है समानुपाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो x और x - 7 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का अंडर रूट होता है। जो भी आपकी दो संख्या दी गई रहेगा दोनों का गुणज का क्या होता है, अंडर रूट होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणज का क्या होता है, अंडर रूट होता है, आपका मध्य अनुपाती होता है। तो यहाँ पर जो आपको निकालना क्या है, x इंटू x - 7 इस तरीके से निकालना है। तो अगर आप इसे बेसिक तरीका से करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का ऐसा कोई वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशन आपका ये जो है मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, दोनों जो है क्या हो जाए, दोनों जो है सिद्ध हो जाए कि दोनों जो है यक्स की संख्या वैल्यू पुट करने पर जो है एक निश्चित संख्या दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम यक्स का वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पर अंडर रूट बन जाए, यानी कि कोई संख्या का पूर्ण स्क्वायर बन जाए, यक्स का क्या वैल्यू पुट करें। तो यक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर हम 16 पुट करेंगे, यक्स का वैल्यू अगर हम लोग 16 पुट करते हैं, अगर हम लोग यक्स का वैल्यू 16 पुट करते तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 16, यक्स का मान अगर 16 रखते तो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 16 नंबर कितना होता है 144 होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर होता है, यानी कि एक निश्चित मध्यानुपाती यहाँ पर निकल रहा है।
निश्चित एक मध्यानुपाती क्या निकल रही है, यहाँ पर 12 निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, 16 को यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि दोनों जो है आपस में बराबर हो रहे हैं या नहीं, दोनों अनुपात आपस में बराबर हो रहे है या नहीं। तो 16 को अगर यक्स के जगह 16 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12, और 16 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बराबर 16 में से एक गया 15, और 16 5 कितना होता है, 21 होता है। तो दोनों तरफ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। इधर भी जो है हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया है, 16 सॉरी यहाँ पर +4 है, यहाँ पर क्या है आपका +4 है, यहाँ पर क्या आपका +4 है। तो 16 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि दोनों जो है क्या बन रहा है, 5/7, यानी कि दोनों जो है आपस में 5:7 बन रहे हैं। यानी कि यक्स का मान 16 वैल्यू पुट करने पर मध्यानुपाती आपका 12 बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं, अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से ये जो आपका पहला इक्वेशन बताया गया, पहला इक्वेशन आपको जिस तरीके से बताया गया वहां पर से आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना पड़ेगा, यक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसे बेसिक तरीका से भी बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, यक्स प्लस 5 इंटू हो जाएगा यक्स प्लस 4 के बराबर होगा क्या, यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 12 हो जाएगा। इसे क्या करते हैं, हल करते हैं आपस में गुना करके। तो यक्स एक्स यक्स स्क्वायर 5x प्लस 4x यानी कि 9x, आप कितना हो जाता है, 5 चौक 20 होगा, बराबर आपका हो गया इधर यक्स एक्स आपका क्या हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -x प्लस 12x यानी कि +11x हो जाएगा और -12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में और दोनों का साइन एक ही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, 11x में से 9x जाएगा। जब यह 9x को 11x की तरफ से भेजेंगे तो 11x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x बचेगा। और जब -12 को इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, +12 हो जाएगा। यानी कि 20 और 12 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 2 से 32 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू अब हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया कि यक्स का मान 16। तो क्या करेंगे, अंडर रूट, जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पर कि अंडर रूट क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणज होता है। अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणज होता है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, 16 पुट कर देंगे, और 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि 16 9 144 हो गया। कितना हो जाएगा आपका, 144। 144 किसका स्क्वायर बनता है, 12 का स्क्वायर बनता है। यानी कि ये दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती कितना होगा, 12 होगा। तो आप चाहिए तो खुद के ट्रिक से जो है बना सकते हैं कि यक्स का वैल्यू जो है खुद के मन से मानेंगे या दोनों को प्रूव करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसे बेसिक तरीके से यक्स का वैल्यू निकाल के मध्य अनुपाती पे इसे बैठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है कितना अनुपात हो जाते हैं, 12:23 के अनुपात में होती है। तो आप फिर बोला गया कि यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या से 7 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं का निश्चित मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का निश्चित मान निकालना पड़ेगा। तो पहले जो है मान लेते एक पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो पहले जो है शुरुआत में जो है दोनों का अनुपात कितना था, 3:5 था। लेकिन जब दोनों में क्या किया गया, 9 माइनस किया गया तो बाद में कितना अनुपात हो गए, 12 कितना हो गया, 23 हो गए। कितना हो गए, 12:23 हो गए। तो क्या करेंगे इसे हल करने के लिए, दोनों का अंतर, यानी कि जब 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। यानी कि 2 यहाँ पर गुना कर देंगे और 23 माइनस 12 करेंगे। 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना अंतर आता है, 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना आंसर आता है, 11 अंतर आता है। तो 11 क्या करेंगे, ऊपर की ओर गुना कर देंगे। दोनों को गुना करके लिखेंगे तो 11 ये कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। और 11 पची कितना होता है, 55 होता है। नीचे भी उसी तरीके से करेंगे, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। और 23 दूनी जो है कितना होता है, 46 होता है। तो ये आपका क्या आ गया, नया अनुपात आ गया दोनों के। तो दोनों में क्या बोला गया था, 9 घटाया गया था। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 9 घट रहा है।
पहले जो है 33 था, तो अब कितना हो गया 24 हो गया। तो कितने घट रहा है 9 घट रहा है। इधर भी हम लोग देखेंगे दूसरी संख्या में भी बोला गया था कि 9 घटाया है, तो यहाँ पर भी क्या घट रहा है 5 4 9 यानी कि 9 घट रहा है। तो हमें पता चल गया कि पहली और दूसरी संख्या जो है निश्चित अनुपात में जो है कितना वैल्यू था। पहली संख्या 33 थी और दूसरी संख्या जो है कितनी थी 55 थी। पहली संख्या कितनी थी 33 और दूसरी संख्या कितनी थी 55 थी। तो फिर बोला क्या गया, बोला गया कि छोटी संख्या में अगर 3 जोड़ना है तो छोटी संख्या क्या है 33 है। तो 33 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 3 36 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 55 में बोला गया कि दूसरी संख्या से 7 घटाया जाता है, तो 55 में क्या करेंगे 7 घटाएंगे। 55 में क्या करेंगे 7 घटाएंगे, तो 55 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा था, अनुपात पूछा जा रहा था कि छोटी संख्या में 3 जोड़कर और 7 घटाकर दूसरी संख्या में कितना अनुपात आएगा। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और इधर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि दोनों को हल करने पर कितना अनुपात आता है 3:4 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष यानी कि 10 प्राप्त सभी में हो। लेकिन वो बोला जा रहा है कि वह संख्या जो भी होगी वह क्या होगी 17 से पूरी तरह विभाज्य होगी। क्या होगी, जो भी वो संख्या है वो क्या है 17 से पूरी तरह विभाज्य है। तो आपसे पूछा गया कि वह संख्या का योग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी आपका नंबर दिया गया है जिससे विभाजित करने वाला जो नंबर है उसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम क्या किया जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को जो है यहाँ पर लिया जाता है। तो सबसे पहला नंबर क्या है 21 है, तो 21 को जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या है 28 है, तो 28 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी कि 7 इंटू 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। आपको जो है इस तरीके से फैक्टर में तोड़ा जाता है। जैसे कि 28 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़े तो 14 बार में, 2 से तोड़े तो 7 बार में, यानी कि 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं 28 को। फिर उसी तरीके से 30 को जो आप तोड़ेंगे, 30 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो है 15 है तो 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखेंगे। फिर 35 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 पचे 35 यानी कि 7 इंटू 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम में क्या लिया जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 7 देखेंगे। तो 7 जो है क्या है 7 जो है यहाँ पर 21 में 28 में 35 में 30 में नहीं, तो 7 जो आपका क्या हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या देखेंगे 2 पे पावर देखेंगे, किसका जो है सबसे पावर अधिक है, तो 2 पे पावर 2 जो है सबसे अधिक है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या है 3 है, 3 पे पावर जो है एक ही बार है तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा। फिर 5 है आपका, तो 5 एक ही गो में तो आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे हल करेंगे, हल करके जो है कितना आता है वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम यानी कि लघुत्तम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 28 2 दूनी 4 तो 7 चौक 28, 28 पच्चीस 140, 140 दिया कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। यानी कि चारों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 420, चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आ गया 420 आ गया। इसके बाद क्या करना है, जब 420 एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे 420 के प्लस 10 बटा 17 इस तरीके से आपका बैठेगा। क्योंकि बोला गया है जो भी संख्या ये जो आपका क्या है ऊपर में कुल संख्या यहाँ पर की, यहाँ पर जो है संख्या आपका ऊपर में है 420, तो आपका क्या आ गया चारों संख्याओं को जिसे विभाजित करना था उनका एलसीएम। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वो संख्या 17 से भी विभाज्य है, तो यहाँ पर 420 जो है क्या हो रहा है 17 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो 17 से जब विभाज्य नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सॉरी 420 नहीं 430 यहाँ पर विभाज्य करके देखना होता है। तो 430 भी जो है 17 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो 430 अगर 17 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो 17 से विभाज्य का उस अंक को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे 420 इंटू के कितना गुना किया जाए उसमें और प्लस 10 करेंगे, क्योंकि शेषफल 10 है हर एक स्थिति में।
तो +10 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू निकाल कर वो नंबर पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एक निश्चित संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जो है सबसे पहले 420 में 420 को 17 से भाग देंगे, आज जो शेषफल बचेगा उसको जो है क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 17 दूनी 34, 6 2 8, 17 चौक 68, यानी कि 12 बचता है। तो क्या लिखेंगे नीचे, 12 के प्लस 10, 12 के प्लस 10, और नीचे क्या करेंगे, 17 लिख देंगे। अब के का वैल्यू क्या पुट किया जाए, के का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि वह संख्या जो है, ये जो है ऊपर वाले जो भी संख्या के का वैल्यू क्या पुट करे कि ऊपर वाली संख्या जो है पूरा 17 से विभाज्य हो जाए। के का वैल्यू क्या पुट करे कि ऊपर वाली संख्या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो एक पुट करेंगे तो 12 10 22 होता है, ये विभाज्य नहीं होगा। दो पुट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर दो अगर पुट करेंगे तो दो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना होता है, 34 होता है। यानी कि 34 जो है 17 से विभाज्य है। 34 जो है क्या होगा, के का अगर वैल्यू दो पुट करते हैं, 12 दूनी 24 और 10 34, 34 जो है क्या है, 17 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी कि हमें जो है के का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी वो संख्या जो है क्या होगी, पूरी 17 से विभाज्य होगी। यानी कि यहाँ पर के का वैल्यू जो है क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, 420 इंटू 2, क्या करेंगे, 420 इंटू 2 प्लस 10 यहाँ पर लिख देंगे तो वह संख्या हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी कि वह संख्या कितनी है। तो 420 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 840, 840 और 10 कितना होता है, 800 सॉरी हाँ 840, 840 और 10 कितना होता है, 850 होता है। कितना होता है, 850 होता है। यानी कि वह संख्या कितनी आ गई, 850 आ गई। तो आपसे संख्या नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 प्लस 0 तो 13 ही होगा। कितना होगा, 13 होगा। यानी कि जो नंबर है उसका योग कितना होगा, 13 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को क्या कर दिया जाता है, पिघलाया जाता है। और प्रत्येक जो है किस रूप में पिघलाया जाता है, 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी जो है उसे गोलाकार गेंदे के रूप में ढाला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या पता होना चाहिए, स्फीयर यानी कि गोले का आयतन पता होना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सारा वैल्यू जो है पुट करेंगे किस पर, फार्मूला पे पुट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर जो है पहले वाले का गोले का जो है कितना था, आर जो था यानी कि त्रिज्या कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 4 को 3 बार गुना कर देंगे। ये जो है किसके बराबर अब होगा, जो एक जो छोटे गोलाकार गेंदे बनाए जाते हैं वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी एक स्फीयर ही है यानी कि गोला ही है। तो उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। यानी कि त्रिज्या जो है कितनी है छोटी गोलाकार की, छोटे गोलाकार गेंदों की जो है त्रिज्या कितनी है, अगर व्यास 0.4 है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है। तो अगर व्यास 0.4 है तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, 0.2 सेंटीमीटर है। तो 0.2 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे तो 0.2 यानी कि 0.2। तो ये आपका क्या हो गया, एक छोटे गोलाकार गेंद का जो है आयतन आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है बोला गया कि यहाँ पर जो है मान लेते कि यक्ष जो है टोटल गेंद जो है बनाए जाते किससे, इसके कुल वॉल्यूम से। तो इधर भी एक बॉल का वॉल्यूम हो गया इनटू यक्ष यानी कि टोटल गोलाकार गेंदों का जो है वॉल्यूम हो गया। इधर भी जो है जिससे बनाया जाता है उसी का वॉल्यूम इधर भी है। तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 4/3 पाई कट गया। यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर भी नीचे 10 हो गया। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 4 से काट दिए, 2 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8000। यानी कि टोटल जो है 8000 गेंदों का निर्माण होगा।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्फीयर यानी कि गोले का जो आयतन आप हमेशा याद रखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपये की राशि पर 2.3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या होगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि आधार पर की जाती है। आपका 16% क्या दिया गया, रेट यानी कि दर, 15,625 रुपये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया, और 2.3/4 आपका क्या दिया गया, टाइम यानी कि समय दिया गया है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड से बनाने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वर्ष में यानी कि 15,625 रुपये का 16% कितना होगा, उतनी ही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा पहले वर्ष का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15,625 रुपये का 15,625 रुपये का क्या करेंगे, 16% निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 16%। तो 4 से काटेंगे, 4 छक 16, 25 छक 100, 25 से काटेंगे तो 25 छक 150, 25 दूनी 50, 25 एक, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 छक 150, 25 दूनी 50 और 5 25 25 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 25 125। तो गुना करेंगे तो 625 इंटू 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौक 24, 1 25। यानी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2500 रुपये है। तो अगले वर्ष भी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2500 रुपये ही होगा। लेकिन जो पिछले वर्ष में ब्याज लगा, जो पिछले वर्ष में भी ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अब क्या लगेगा, 2500 पर अब 16% का ब्याज लगेगा। तो 2500 का 16% कितना होता है, तो 2500 का 16% कितना होता है, 25 छक 150 यानी कि 250, और 150 तो 400। जब 2500 का 16% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी कि 2500 का 16% कितना है, 400। अगर आप निकालना चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 2500 का 16%, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कि 2500 का 16% कितना हो गया, 400 हो गया। अब क्या है, तीसरे वर्ष, लेकिन तीसरे वर्ष में यहाँ पर जो है तीसरे वर्ष कुल समय नहीं है, यहाँ पर जो है अगला साल जो तीसरे वर्ष है उसमें जो है कुल जो है ब्याज लगता है 3/4 साल के लिए लगता है। यानी कि एक साल का 3/4 भाग, तो जो पूरा रेट भी लगेगा वो क्या लगेगा, कुल वार्षिक ब्याज दर का 3/4 लगेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते कि 3/4 साल का जो है कितना ब्याज लगेगा, तो 4 चक 16, यहाँ पर कट गया तो कितना लगेगा, 4 तिया 12। यानी कि आप आगे समय के लिए आपको 12% की दर से ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल में 12%, यानी कि 15,625 रुपये का 12% कितना हो जाएगा, तो 12% तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 2 तिया 6 7, 6 तिया 18, यानी कि 1875 रुपया। आप चाहेंगे तो कॉपी पर करके निकाल सकते हैं कि 15,625 रुपये का 12% कितना होगा, तो 12% कितना होगा, 1875 रुपया होगा। फिर अब क्या करना है, यहाँ पर जो है 2500 दो बार लगा उसका भी अब क्या लगेगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 2500 कितना हो गया, 5000 हो गया। 5000 भी अब क्या लगेगा, 5000 पर 12% का ब्याज लगेगा। तो 5000 का 12% कितना होगा, तो 600 होगा। 5000 का 12% कितना होगा, 600 रुपया होगा। और जो ये पिछले साल 400 रुपया ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, तो 400 रुपया पर 12% ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 400 रुपया पर 12%, यानी कि 400 रुपये का 12% कितना होगा, 12 चौक 48 रुपये होगा। कितना होगा, 48 रुपये होगा। तो ये आपका कुल क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका कुल आ गया। सभी को जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 5000, 5 1 6000 यानी कि 6875 रुपये, प्लस 6 4 10 यानी कि 1000 रुपये, प्लस 48 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7923 रुपये आ जाएगा। क्योंकि 8 5 13 हाथ में 7 4 11 1 12, यहाँ पर ठीक है आपका
7,923 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 7,923 रुपये का ब्याज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है क्या कर दी जाती है, वृद्धि की जाती है, तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे जो है क्या लगते हैं, कम समय लगता है। क्या लगता है, 3 घंटा कम समय लगता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी बढ़ी हुई गति क्या है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो सबसे पहले जो है 360 किलोमीटर मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, पहले वाले स्पीड को जो है हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी जो है किस कैसे चलता है, यक्स की चाल से चलता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। और शुरुआत में उसकी चाल कितनी थी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड माना है। फिर बोला गया कि उसी दूरी को यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी को ही अगर उसकी यानी कि उसकी गति यानी कि उसकी स्पीड में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि पहले अगर 40 यक्स था उसमें यक्स प्लस 10 कर देता है, तो 3 घंटा कम समय लेता है। यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, दूरी बटा चाल, इधर भी आपका हो गया दूरी बटा चाल, यानी कि समय माइनस समय। ये आपका ज़्यादा समय लेता है, ये आपका कम समय लेता है। तो ज़्यादा समय माइनस कम समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 घंटा दिया हुआ रहेगा। यानी कि कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है। तो आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। इसे जो है बाई ऑप्शन बनाने में आसानी से हल कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू सारा पुट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर यक्स का वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, बढ़ी हुई गति दी गई है। क्या दी गई है, बढ़ी हुई गति। यानी कि यक्स का वैल्यू जो भी आपकी चाल दी गई है वो आपका यक्स का वैल्यू नहीं दिया गया, यक्स प्लस 10 का वैल्यू दिया गया। क्या दिया गया, यक्स प्लस 10 का वैल्यू दिया। यानी कि अगर हम ऑप्शन ए यहाँ पर मान लेते हैं, मान लेंगे कि हमारे अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन एक मानते तो यहाँ पर कितना दिया गया, 30 चाल दिया गया। यानी कि यक्स प्लस 10 का चाल कितना है, 30 है। यक्स प्लस 10 का चाल कितना है, 30 है। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो 360 भागा 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 12 घंटा लगेगा। लेकिन यक्स चाल जो है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि यक्स प्लस 10 बराबर 30 है, तो यक्स बराबर कितना होगा, 20 होगा। यक्स बराबर 20 है तो 360 भागा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि दोनों का समय का अंतर 6 घंटा आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 36 से यहाँ पर देखते हैं। तो 36 में प्लस 10 दिया हुआ है, यानी कि 36 से भाग देंगे 360 को तो कितना समय लगेगा, 10 घंटा। लेकिन 36 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 से 360 नहीं कर रहा क्योंकि पूर्णांक में यहाँ पर समय नहीं दिया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर 3 देखेंगे तो यक्स प्लस 10 का चाल कितना दिया गया, 40 घंटा। यानी कि 40 चाल दिया गया और कितना दूरी है, 360 किलोमीटर। यानी कि समय कितना लेगा, 360 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से समय कितना लेगा, तो 4 नमा 36, 9 घंटा लेगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर कम है, यानी कि यक्स की चाल है, तो कितना चाल है उसका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 360 दूरी जो है तय करता है। तो 360 बटा 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना हो रहा है, 3 घंटा हो रहा है। दोनों के समय का अंतर कितना हो रहा है, 3 घंटा हो रहा है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन इसे बनाएंगे, आप जो है परीक्षाओं में इसे जल्दी जल्दी करेंगे तो ऑप्शन से इसे जो है आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन बैठाएंगे और ऑप्शन को इसे पुट करके वैल्यू देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को जो आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका जो है दिया गया है कि नीचे नंबर दिए गए, उसमें बोला गया है आपको
बताना है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य यानी कि मीन क्या है। तीनों का वैल्यू निकालना और तीनों का वैल्यू निकाल कर तीनों का माध्य यानी कि मीन आपसे पूछा जा रहा है कि मीन क्या होगा। तो सभी नंबर को पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। तो क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर दिया गया है यहाँ पर उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में इसे सारा पुट करेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, एक है। एक जो है कितने बार है, तो एक आपका यहाँ पर है एक बार, दो बार, तीन बार है। तो एक आपका कितने बार है, तीन बार है, तो यहाँ पर तीन बार लिख देंगे। दो कितने बार है, तो एक बार आपका सिर्फ एक बार है। फिर आगे क्या है, तीन है। तो तीन कितने बार है, तीन एक बार, दो बार, आपका तीन जो है कितने बार है, दो बार है। फिर उसके आगे क्या है, चार है। चार आपका कितने बार है, एक बार है और एक बार ही है। उसके बाद आपका क्या है, पाँच है। तो पाँच कितने बार है, एक बार है, आपका पाँच सिर्फ एक बार ही है। उसके बाद क्या देखेंगे, छः देखेंगे। छः एक बार और आपका दो बार। छः आपका कितने बार है, दो बार है। उसके बाद क्या देखेंगे, सात है। सात आपका कितने बार है, सात आपका एक बार ही है। उसके बाद आठ देखेंगे, तो आठ भी आपका क्या है, एक बार ही है। उसके बाद क्या देखेंगे, नौ देखेंगे। तो नौ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो नौ कितने बार है, चार बार है। नौ कितने बार है, चार बार है। यानी कि जितने नंबर ऊपर थे उतने ही नंबर क्या लिख लिए गए, नीचे की ओर लिख लिए गए हैं। सभी संख्या को क्या कर दिए गए हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में भी उसे व्यवस्थित कर दिए है। तो सबसे पहले जो है परास निकालेंगे। तो परास निकालने के लिए तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या करते हैं। यानी कि 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना। क्या निकालना है, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, मीडियन निकालने का तरीका होता है कि बीच की संख्या आपको देखनी होती है। तो बीच की संख्या इधर कितनी हो जाएगी, इधर जो है तीन चार और तीन सात, सात संख्या इधर हो जाएगी, सात संख्या आपकी इधर है। बीच में आपकी क्या बची है, दो संख्याएं बची है। तो पाँच और छः का बीच जो है कौन सी संख्या होगी, 5.5 होगा। अगर आप इसे निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 5 + 6, टोटल नंबर कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 11/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका मीडियन, 5.5 आ गया। अगला क्या है, आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक मतलब बहुलक यानी कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। तो सबसे अधिक बार क्या है, 9 है। सबसे अधिक बार जो संख्या है कौन है, 9 बार है, जो कि कितने बार आई है, 4 बार आई है। यानी कि पूरे नंबर में से बहुलक कौन सा है, 9 है। तो ये आपको क्या हो गया, परास भी प्राप्त हो गया, मीडियन यानी कि माध्यिका भी प्राप्त हो गई और आपको बहुलक भी प्राप्त हो गए। फिर बोला गया कि इन तीनों का माध्य क्या होगा। माध्य यानी कि आपको एक तरीके से पूछा जा रहा है कि एवरेज यानी कि औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो तीनों संख्या कितनी है, परास 8 है आपका, मीडियन आपका यानी कि माध्यिका 5.5 और बहुलक 9 है। टोटल नंबर कितना है, 3 है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 9 और 17, 17 5 आपका कितना होता है, 22 होता है। यानी कि 22.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और नीचे आपका 3 भी है। 5 से हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 पचे 25 हो गया। 3 से कट रहा है तो 3 से भी 45 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। यानी कि कितना आ गया आपका, 15/2 आ गया। कितना आ गया आपका, 15/2। तो 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7.5 आ जाएगा। यानी कि इस पूरी संख्या का परास, मीडियन और बहुलक का माध्य कितना आया, 7.1/2 आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आपका पिछले वाला ही ग्राफ है। कंपनी का नाम दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या दी गई है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो सी में जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो सी में जो है कुल कर्मचारी कितना है, 360 है। सी में कुल कर्मचारी कितना है, 360 है। अनुपात में पुरुष और महिला का अनुपात कितना, 8:7। यानी कि टोटल 8 7 15 यूनिट बराबर कितना है, 360 कर्मचारी है। तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60। तो हमें चाहिए क्या सी में,
पुरुष कर्मचारियों की संख्या चाहिए। तो पुरुष का जो अनुपात में कितना यूनिट था, 8 यूनिट था। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 24 कर्मचारी है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 × आपका कितना होता है, 8 चौक 32, 3 192 होगा। यानी कि आपका सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 192। अब हमें क्या निकालना है, डी में जो है महिला कर्मचारी की संख्या निकालनी है। तो डी में जो है कुल कर्मचारी कितना है, 320 है। और डी में जो है अनुपात में जो है कुल कितने अनुपात है, 11 9 20 है। यानी कि 20 यूनिट बराबर कुल कितने कर्मचारी है, 320 कर्मचारी है। 0 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में। यानी कि 1 यूनिट बराबर कुल कितने कर्मचारी है, 16 कर्मचारी। तो हमें चाहिए क्या, डी में महिला कर्मचारियों की संख्या चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 16 है तो हमें क्या चाहिए, 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि डी में महिलाओं की संख्या निकालना है। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16 9 144 हो जाएगा। तो क्या हो गया, डी में महिलाओं की संख्या 144। तो पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। यानी कि 192 अनुपात 144। तो 48 दिया 144 हो गया, 48 दूनी 96 दूनी 192, यानी कि 48 चौक 192 हो जाएगा। यानी कि सी और डी में जो है मिलाकर जो है कुल अनुपात जो है कितना है, 4:3 आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि बॉडमास थ्योरम क्या होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिग ब्रैकेट का हल कर लेंगे हम लोग कि कितना आएगा। तो कितना आएगा आपका, 5/7 है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना का साइन दे देंगे। पूर्णांक को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 11/8 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। ऑफ मतलब गुना होता है, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 × 25 30 हो जाएगा। 8 से कितना हो गया, 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बिग ब्रैकेट का, तो इसे बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। भाग का साइन है आगे तो भाग का साइन दे देंगे। फिर आपका बिग ब्रैकेट है, आगे क्या है आपका, 1 माइनस है 1/7 है। इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दे देंगे। इधर क्या करेंगे, ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट का इधर सारा हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 और 12 का एलसीएम 12। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 प्लस 3 चौक 12, यानी कि कितना हो जाएगा योग करके 9/12। काटेंगे जब तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर अंदर में जो है कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो 3/4 यहाँ पे लिख देंगे। आगे गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे। ऊपर जो है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 7 और 9 का। तो 9 से कितना होता है, 63 होता है। जब भी कोई संख्या आपस में को प्राइम हो तो एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का गुना जी एलसीएम होता है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 63 हो गया। तो 9 में से फिर 7 जाएगा, यानी कि 9 - 7 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे फिर एलसीएम ले लेंगे 9 और 7 का, यानी कि 63 होगा। फिर क्या हो जाएगा, 9 + 7 हो जाएगा। तो इसे आगे सारा हल करते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, 11 × 25 55, 55/56 होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 55 - 30/56 होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम नीचे कितना है, 56 ही है। फिर क्या है, आगे भाग का साइन है, भाग का साइन है। ब्रैकेट का अंदर का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/28 हो जाएगा। गुना का साइन है तो गुना दे देंगे। 63 आपका कट गया। 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 9 × 7 कितना होता है, 16 होता है। 2 से 16 काटेंगे, 8 बार में चला जाएगा। 55 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 में से इधर 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 बटा क्या लिख देंगे, नीचे 56 लिख देंगे। भाग का साइन है, भाग का साइन है। जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इस ब्रैकेट का मान कितना आ जाएगा, तो 28 28। जब इसे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 - 3। तो 28 - 3 कितना होता है, 25/28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25/28 हो जाएगा। इस बिग ब्रैकेट का हल करेंगे तो क्या करेंगे, इस बिग ब्रैकेट का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/28 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसके आगे उसके पहले जो है भाग का साइन है। तो भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 25/28 को क्या लिखेंगे, 28/25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 28/25 लिखेंगे। फिर उसके आगे क्या साइन है, गुना का साइन है, गुना लिख देंगे। फिर क्या है, 1/8। इसे हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर निकल जाएगा। तो हल करते हैं तो 25 25 कट गया, 28 दूनी 56 हो गया। तो कितना आ गया, 8 दूनी 16। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का कितना आंसर आएगा, 1/16। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यानी कि इस तरीके से आपको सीपी यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे लिख दिए, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। बोला गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100%। यानी कि किसी वस्तु का कोई अगर सीपी 100 यूनिट है तो क्रय मूल्य जो है बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है 84%। यानी कि 100 का 84% कितना होगा 84 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु का अगर 100 यूनिट दाम है तो उसे बेचा कितने में गया 84 यूनिट में बेच दिया। अगर किसी वस्तु का दाम 100 यूनिट है तो उसे 84 यूनिट में बेच दिया गया। फिर बोला गया कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट था उसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% अगर 100 में 20% वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 120 यूनिट की हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है कि और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। क्या हुई विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। तो 25% को क्या करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा 25%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 25% को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया, बोला गया कि विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। विक्रय मूल्य में क्या हुई 25% की वृद्धि हुई। यानी कि 84 का 1/4 जो है उसमें क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो 84 का 1/4 कितना होता है तो 21 होता है। अगर 84 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 21 बार में। यानी कि इसमें जो है विक्रय मूल्य में 21 की वृद्धि की गई तो कितना हो जाएगा 4 1 5 8 2 10। यानी कि नया सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना 120 है और नया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना 105 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहले की हानि के मुकाबले हानि में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। तो सबसे पहले देखेंगे जब 100 रुपया क्रय मूल्य था 84 रुपया विक्रय मूल्य था तो हानि कितने यूनिट का हो रहा था 16 यूनिट का हो रहा था। क्योंकि 100 मैंने 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि जब पहले 100 में खरीदा गया था 84 में बेचा गया तो 16 यूनिट का जो है हानि हो रहा था। लेकिन जब उसकी क्रय मूल्य में वृद्धि की गई यानी कि जब क्रय मूल्य उसका 120 यूनिट हो गया और नया विक्रय मूल्य 105 यूनिट हो गया तब उसका हानि कितना हो रहा है। अगर किसी वस्तु का 120 रुपये में खरीदा गया 105 यूनिट में बेच दिया गया तो हानि कितने का हो रहा है 120 माइनस 105 यानी कि 15 यूनिट का हानि हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पता क्या चला, पहले 16 यूनिट का हानि हो रहा था अब 15 यूनिट का हानि हो रहा है। यानी कि हानि में कमी कितने का आया, पहले अगर 16 रुपये का हानि हो रहा था तो अब 15 रुपये का हानि, यानी कि पहले 16 यूनिट का हानि हो रहा था तो अब 15 यूनिट का हानि हो रहा है। तो कितने का हानि में कमी आया 1 यूनिट का कमी आया। और पहले हानि कितना था 16 हानि था। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्या करेंगे इसे हल करेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौक 100 कितना हो जाएगा 6.1/4। 25/4 को क्या लिख सकते हैं 6.1/4। यानी कि हानि में कितने प्रतिशत की कमी आई 6.1/4% की कमी आई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि 14,460 रुपये की एक राशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 3:5 हो, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 6:7 हो, सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है 14:15 हो। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ए से लेकर डी तक के सारे हिस्से का जो है एक निश्चित अनुपात निकालना पड़ेगा। निश्चित मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पी का एक जगह वैल्यू 5 है और दूसरे अनुपात में उसी बी का वैल्यू जो है कितना है 6 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एक निश्चित वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका निश्चित वैल्यू निकालना पड़ेगा ए बी सी और डी के अनुपात का एक निश्चित अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए और बी जो है कितने अनुपात में है 3:5 में है। फिर बी और सी जो है कितने अनुपात में 6:7 में है।
सी और डी जो है कितने अनुपात में है, 14:15 में है। हमें निकालना क्या है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इसे हल करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि ऊपर यहाँ पर दो स्पेस खाली यानी कि दो जगह खाली है, तो क्या करेंगे, जो उसके बगल वाले संख्या है, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, जो उसके बगल वाले संख्या, जैसे कि यहाँ पर बगल में संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को क्या लिखेंगे, बाकी खाली स्थान पर दोनों जगह लिख देंगे। फिर उसी तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो हमेशा क्या करेंगे, बगल में देखेंगे, अगल बगल देखेंगे। तो इधर तो कोई संख्या नहीं है, इधर कौन सी संख्या, 7 संख्या, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगल बगल देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, अगल बगल देखना है। तो बगल में कौन है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर उसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर 14 है, तो ये दोनों खाली स्थान पर क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे, क्योंकि बगल में संख्या 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। बाकी क्या करेंगे, सभी को आपस में गुना करेंगे तो ए बी सी डी का अनुपात निकल जाएगा। तो ए बी सी डी अनुपात निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सभी में जो है क्या है, सभी रेशियो में 7 का गुणज है। जैसे कि यहाँ भी 7 का गुणज है, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ भी 7 का गुणज है तो 7 दूनी 14, यहाँ 7 है तो 7 कट गया, यहाँ 7 है तो 7 कट गया। मैंने क्यों काट दिया यहाँ पर, क्योंकि इससे जो है गुना आपका आसान हो गया, ताकि ये जो है आपका लेंदी ना बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कॉमन था हम लोगों ने क्या किया, काट दिया। तो बाकी क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 6 या 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, यानी कि एक अनुपात में निश्चित वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 6 दूनी 12 25 कितना होता है, 60 होता है। फिर आपका हो गया 14 25 70 हो गया। फिर आपका कितना होता है, 15 25 75 हो गया, यानी कि ए से लेके टी तक का अनुपात कितना है, 36:60:70:75 होगा। तो यहाँ पर सभी का योग कितना दिया गया रुपये में, 14,460 रुपया दिया गया। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो का योग बराबर क्या होगा, ये जो आपका टोटल रुपये के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, सभी रेशियो का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हाथ में 1, 7 6 13 3 16 7, 16 7 आपका कितना होता है, 16 1 17, 17 7 आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 17 7 आपका सॉरी आपका कितना होगा, 24 होगा। तो आपका टोटल रेशियो का योग कितना आ गया, 241 आ गया। 241 यूनिट बराबर जो आपका कितना रुपये दिए गया है, 14,460 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 241 छक 6 बार में आपका कट रहा है, 6 6 6 24 7 में 2 6 3 12 2 14। तो यहाँ पर 241 जो है, 241 से अगर इस संख्या को काटेंगे तो 6 यानी कि टोटल जो है 60 बार में कट रहा है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 60 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर पूछा जा रहा है। तो ए का जो है यूनिट में जो है कितना हिस्सा है, 36 यूनिट है, और सी का जो है यूनिट में कितने हिस्सा है, 70 हिस्सा है। यानी कि दोनों का यूनिट में अंतर कितना है, उतना ही आपके रुपये में अंतर होगा। तो दोनों की यूनिट में अंतर कितना है, तो यूनिट में आपका अंतर है 40 30 4 34, यानी कि दोनों की यूनिट में अंतर कितना है, 34 यूनिट का अंतर है। तो जो आपका यूनिट में अंतर होगा उतने ही जो आपका क्या होगा, ए और सी के हिस्से का अंतर होगा। तो दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, 34 है। तो एक यूनिट बराबर अगर 60 रुपया है तो 34 यूनिट बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 7 में 2 6 3 18 2 20, यानी कि ए और सी का हिस्से का अंतर कितना है, 2040 रुपये अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकती है। फिर बोला गया कि जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितना दिनों में कर लेगी। तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क आपका हो गया कुल का, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुरुष को, एक पुरुष की कार्य क्षमता क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, और एक महिला की कार्य क्षमता क्या मान लेंगे, डब्लू मान लेंगे। यानी कि एक पुरुष अगर यम की कार्य क्षमता से करता है तो 2 पुरुष जो है कुल कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 यम की कार्य क्षमता से करेगा। फिर उसी तरीके से बोला गया
और जो है हमेशा आपको याद रखना है कि जब टाइम एंड वर्क में और रहता है तो और का मतलब प्लस होता है, और जब या दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, हिंदी में या दिया हुआ रहे, तो या का मतलब होता है या तो पुरुष या महिला, दोनों जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन जब और दिया हुआ रहे तो मतलब कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और या दिया हुआ रहे या मतलब और दिया हुआ है इंग्लिश में या हिंदी में या दिया हुआ है तो मतलब कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर और है यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो दो आदमी का कुल का 2m प्लस 7 महिला, अगर एक महिला डब्लू की कार्य क्षमता से करते तो टोटल जो है 7 महिला कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, 7w की कार्य क्षमता से। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता इनटू टाइम कर देंगे। टाइम कितना दिया गया है, 14 दिन में पूरा करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क यानी, क्योंकि अभी आपको बोला गया कि इफिशियंसी इनटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। फिर आगे आपसे बोला गया कि 3 पुरुष, तो एक आदमी अगर यम की कार्य क्षमता से तो 3 पुरुष 3 यम की कार्य क्षमता से। उसी तरीके से 8 महिलाएं तो 8w की कार्य क्षमता से। दोनों मिलकर, यहाँ पर भी और है तो और का मतलब अभी आपको बोला गया कि दोनों जो है साथ मिलकर, तो दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में काम को करते हैं, 11 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो इधर भी आपका क्या हो गया, इफिशियंसी इनटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय बराबर आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो इधर भी आपका टोटल वर्क, इधर भी आपका टोटल वर्क, तो दोनों का जो है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य है, दोनों एक ही कार्य को करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का कार्य बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही कार्य को करते हैं। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मैन और वुमेन यानी कि आदमी और महिलाओं की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया, 28m प्लस 14 सत्ते कितना हो जाता है, 14 सत्ते 98w होता है। बराबर का साइन है तो बराबर लिख देंगे। 11 तिया कितना होता है, 33m प्लस 11 × 8 = 88w हो जाएगा। तो 28m को जब 33m की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5m बराबर इधर कितना हो जाएगा, 10w हो जाएगा। 98w में से जब 88w जाएगा तो कितना बचेगा, 10w। 5 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि m/w जो है कितना आ जाएगा, 2/1 आएगा। यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं जो है उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूछा क्या जा रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो एक आदमी जो है 2 की कार्य क्षमता से करता है तो 5 आदमी कितने की कार्य क्षमता से करेगा। अगर एक आदमी 2 की कार्य क्षमता से करता है तो 5 आदमी कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 5 दूनी 10 की कार्य क्षमता से। फिर आगे और है यानी कि 7 मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो एक महिला अगर 1 की कार्य क्षमता से काम कर रहे हैं तो 4 महिलाएं टोटल 4 की कार्य क्षमता से करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कुल इफिशियंसी हो गया। इनटू क्या करेंगे, टाइम करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, टाइम यानी कि समय निकालना है। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क किसी भी तरफ में जो है एक जो है मैन और वुमेन की इफिशियंसी का वैल्यू पुट करके यहाँ पर इक्वल टू में बैठा देंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। यम का यानी कि एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 2 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस एक औरत की एफिशिएंसी अगर यानी कि कार्य क्षमता 1 है तो 7 औरत का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है कितने की कार्य क्षमता से कर रहा है, 7×4 = 11 की कार्य क्षमता से कितने दिनों तक करता है, 14 दिनों तक करता है। तो इधर भी आपका टोटल वर्क हो गया, इधर भी टोटल वर्क, दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर बराबर कर दिया। तो 10×4 कितना हो गया, 14 इंटू डी बराबर 11 इंटू क्या होगा, 14 होगा। 14 क्या किए यहाँ पर काट दिया तो डी बराबर आपका क्या आ गया, 11 डेज आ गया। डी बराबर आपका क्या आ गया, 11 डेज। यानी कि उस कार्य को 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को 11 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी कि प्लस लाभ होता है।
तो यहाँ पर बोला क्या गया कि 35 आम बेचने पर, यानी कि 35 आम का एसपी, यानी कि 35 आम का विक्रय मूल्य, 35 आम का विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा 35 आम अगर उसने बेचा था, सॉरी यहाँ पर सीपी नहीं होगा एसपी होगा, सीपी नहीं यहाँ पर एसपी होगा, तो 35 एसपी का, यानी कि 35 आमों का एसपी जो है 35 आमों के सीपी प्लस प्रॉफिट के बराबर होगा। यानी कि अगर 35 आम उसने बेचा था तो 35 आम उसने खरीदा भी था, यानी कि 35 आमों का सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि लाभ कितना बोला जा रहा है, 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यानी कि 7 आम का जितना क्रय मूल्य है उतना ही जो है उसे क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यानी कि 7 सीपी क्या है, उसका प्रॉफिट है, यानी कि 7 क्रय मूल्य के बराबर, 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 35 एसपी बराबर 35 एसपी बराबर 35 का 7 कितना हो जाएगा आपका, 42 सीपी हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 7 से तो 7 छक 42, 7 पचे 35, यानी कि एसपी बाई सीपी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का, यानी कि सॉरी आम का जो है, उस आम का जो है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये है, और सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 5 यूनिट में खरीदा, 6 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। और लाभ प्रतिशत हमेशा निकालने के लिए नीचे क्या लिखा जाता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य का लिखा जाता है, तो नीचे सीपी लिख देंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, यानी कि 20 × 1 यानी कि 20% का उससे जो है टोटल प्रॉफिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। फिर बोला गया कि जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। फिर बोला गया कि यदि पाइपों को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि मानिए कि पहला पाइप 1 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर दूसरा पाइप खोला जाता है, फिर पहला पाइप खोला जाता है, फिर दूसरा पाइप अगले मिनट के लिए खोला जाता है। इस तरीके से अल्टरनेटिव मिनट में जो है क्या किया जाता है, पाइप को खोला जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो पहले पाइप शुरू करने पर टैंक जो है कितनी मिनट में जो है पूरी तरीके से भर जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे इफिशियंसी, यानी कि पहली टंकी जो है कितने की कार्य क्षमता से भर रही है और दूसरी टंकी जो है कितने की कार्य क्षमता से खाली कर रही है उस टैंक को। तो क्या करेंगे, पहली टंकी जो है कितने मिनट में भर रही है, 10 मिनट में। दूसरी टंकी जो है कितने मिनट में खाली कर रही है, तो 12 मिनट में खाली कर रही है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 10 यानी कि 60 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि पहली टंकी जो है 6 की कार्य क्षमता से भर रही है, और 60 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि दूसरी टंकी जो है 5 यूनिट के हिसाब से खाली कर रही है। क्या कर रही है, ये जो है खाली कर रही है, यानी कि -5 में यहाँ पर लिख रही। तो पहली टंकी जो है 6 यूनिट के हिसाब से भर रही है, दूसरी टंकी जो है 5 यूनिट के हिसाब से क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो बोला गया कि 1-1 मिनट के लिए जो है खोला जाता है, तो टंकी को जो है कितना समय लगेगा भरने में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि सब पहले पाइप को जो है शुरू किया गया, सबसे पहले जो है पहला पाइप से शुरू किया गया था, यानी कि पहले मिनट में जो है उस टंकी का जो है कितना भरा होगा, कितने यूनिट उसमें भरा होगा, 6 यूनिट भर दिया होगा। लेकिन जब दूसरे मिनट में पहले पाइप को बंद कर दिया गया और क्या किया गया, दूसरे पाइप को खोल दिया गया, यानी कि अगले मिनट में क्या कर दिया गया, दूसरे पाइप को खोला गया, तो क्या किया होगा, -5 कर दिया होगा। यानी कि 6 यूनिट अगर पहला पाइप भरा होगा तो दूसरा पाइप क्या किया होगा, 5 यूनिट खाली कर दिया होगा। यानी कि 2 मिनट में कितना भरा होगा, 1 यूनिट मात्र भरा होगा। 2 मिनट में उस दोनों पाइप द्वारा कितना भरा गया होगा, 1 यूनिट भरा गया होगा। हमें भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। लेकिन जब इस तरीके के प्रश्न में आपको बारी बारी दिया हुआ रहे कि पहले जो है आपको बारी बारी दिया हुआ रहे कि पहले जो है कोई टंकी भरी है, फिर दूसरा मिनट में कोई टंकी, यानी कि वैकल्पिक समय में रहे, तो क्या करेंगे,
भरने वाली जो टंकी का क्षमता रहेगा, भरने वाली जो टंकी का क्षमता रहेगा, कुल कार्य से जो है उसके कुल कार्य से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि अगर पहला टंकी जो है 6 यूनिट भरता है और कुल जो है 60 यूनिट भरना है, तो क्या करेंगे, 60 माइनस 6 कर देंगे। यानी कि 54 यूनिट जो है कितने समय में भरेगा, 60 माइनस 6 करेंगे, यानी कि 54 यूनिट जो है कितने समय में भरेगा वो हमें निकालना है पहले। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, 54 यूनिट कितने समय में भरेगा वो समय पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 मिनट में 1 यूनिट भरता है तो 54 यूनिट कितने देरी में भरेगा, तो दोनों तरफ 54 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 54 से गुना कर देंगे। तो 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108 मिनट। 108 मिनट में टोटल जो है किधर कितना भर दिया, यहाँ पर 54 यूनिट भर दिया। क्या किया, 108 मिनट में 54 यूनिट भर दिया। तो 54वां मिनट में कौन सा टंकी यहाँ पर जो है चालू होगा, खाली करने वाला टंकी चालू होगा। तो अगला मिनट में, सॉरी 54वां मिनट नहीं, 108वां मिनट में, 108वां मिनट में कौन सा टंकी चालू होगा, खाली करने वाला टंकी। तो अगला जो है उसके जो है अगला मिनट में, यानी कि 109वां मिनट में, उसके अगला मिनट यानी कि 109वां मिनट में कौन वाला टंकी खाली चालू होगा, भरने वाला टंकी जो है चालू हुआ। यानी कि अगले मिनट में जो है कितने भर देगा, 6 यूनिट भर देगा। यानी कि 109 यूनिट, यानी 109 मिनट में कुल जो है कितने यूनिट भर देगा, 60 मिनट में भर देगा। 109 मिनट में जो है 60 यूनिट भर देगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न को जो है अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में आप क्या करेंगे, हमेशा जो भी भरने वाली टंकी रहेगी उसके कुल कार्य से, उसकी कार्य क्षमता से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले उसका समय निकाल लेंगे और फिर जो है क्या करेंगे, भरने वाले का के हिसाब से जो है उसके बाद समय निकाल लेंगे कि कुल जो है कितना समय में भर दिया जाता है टंकी को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। ये रेनू क्या करती है, अपनी आय का 30% बचत करती है। फिर बोला गया कि यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और ब्याज 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले रेनू का मान लेते हैं, इनकम जो है कितना, 100% यानी कि 100 यूनिट है। रेनू का आय जो है कितने है, 100 यूनिट है। उसमें से बोला गया सेविंग यानी कि बचत कितना गया, 30%, यानी कि 100 का 30% कितना होगा, 30 यूनिट होगा। यानी कि 100 यूनिट कमाया था, 30 यूनिट बचाया। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना किया होगा, 70 यूनिट खर्च कर दिया होगा। कमाया 100 यूनिट, खर्च किया 70 यूनिट और बचाया 30 यूनिट। फिर आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, अगर पहले 100 यूनिट कमा रहा था, सॉरी यहाँ पर बचत बोला गया 30%, यानी कि सेविंग अगर पहले 30 यूनिट थी, सेविंग अगर पहले उसकी 30 यूनिट थी तो उसमें क्या हुई, 30% की वृद्धि हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई, 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 30 का 30% कितना होगा, तो 30% परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 2 शून्य चला गया, यानी कि 3 3 9, यानी कि सेविंग में जो है कितने, 9 यूनिट की वृद्धि हो गई। फिर बोला गया कि उसके व्यय में जो है 25% बढ़ जाता है। अगर व्यय पहले यानी कि खर्च पहले 70 यूनिट था तो अब कितना होगा, तो 25%, यानी कि 70 का 25% कितना होगा, 17.5 होगा। कितना होगा, 17.5 होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 70 यूनिट पहले था तो 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 70 का 25% कितना होगा, 17.5 यूनिट होगा। 70 का 25% कितना होगा, 17.5 यूनिट होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी आय में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसकी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में 17.5 यूनिट का जो है वृद्धि हुआ, बचत में भी 9 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो टोटल जो है मिलाकर कितने वृद्धि हो गई, टोटल मिलाकर उसके जो है कितनी वृद्धि हो गई, तो 17 कितना हो जाएगा, 26.5 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 26.5 की वृद्धि हुई, 26.5 यूनिट की वृद्धि हुई।
तो ये जो आपका कुल एक्सपेंडिचर और कुल सेविंग में वृद्धि हुई है, वृद्धि कब होगी? जब उसके इनकम यानी कि उसके जो है आय में वृद्धि होगी। तो आय में वृद्धि क्या हुई होगी? जो ज़्यादा खर्च कर रहा, ज़्यादा बचत कर रहा, उतनी ही जो है उसकी क्या हुई होगी? आय में वृद्धि हुई होगी। यानी कि 26.5 की वृद्धि हुई, कितनी? 100 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कट गया, तो आपका कितना आ गया? उसके आय में जो है कितने की वृद्धि हो गई? 26.5% की वृद्धि हो गई। उसके आय में कितनी वृद्धि हो गई? 26.5% की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी दो शंकु है, यानी कि कोण है। फिर बोला गया कि ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का जो है कितने गुना है? 2 गुना है। फिर बोला गया कि बी का तिर्यक ऊंचाई ए का क्या है? 2 गुना है। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी के त्रिज्या यानी कि रेडियस का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है तिर्यक ऊंचाई कोण यानी कि शंकु में बोला किसे जाता है? इसे जो है तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट बोला जाता है और इसे यल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया? यहाँ पर बोला गया कि बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है, यानी कि बी की तिर्यक ऊंचाई जो है यानी कि यल, क्या? यल जो है यानी कि तिर्यक ऊंचाई बी की तिर्यक ऊंचाई जो है क्या है? ए के दुगनी। अगर मान ले यल जो है ए का 1 है तो बी का कितना है? 2 यूनिट है। अगर ए का 1 यूनिट यल है तो बी का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट यल हो जाएगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या है? 2 गुना है। फिर बोला गया कि ए के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बी के 2 गुना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोण यानी कि स्फीयर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर यल होता है। क्या होता है आपका? पाई आर यल होता है। यल आपको बताया गया यहाँ पर कि क्या होता है? स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई को कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया? यहाँ पर बोला गया कि ए का जो है तिर्यक ऊंचाई यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो है ए का क्या है? बी से 2 गुना, यानी कि बी का 2 गुना। अगर मान ले ए जो है बी अगर 1 यूनिट अगर उसका तिर्यक ऊंचाई है तो ए का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए का 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है ए और बी के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2:1 है। तो क्या करेंगे? इसे सारा वैल्यू पुट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया पर। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पाई आर यल। तो पाई जो है मान लेते पाई है, R1 मान लेते क्या? ए के त्रिज्या मान लेते। R1 जो है किसका त्रिज्या मान लेते? ए का त्रिज्या। यल जो है ए का कितना है? यहाँ पर 1 है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 यूनिट कर देते। फिर दूसरे यानी कि बी शंकु का भी जो है तिर्यक क्षेत्रफल जो है फॉर्मूला यही होगा। तो पाई इसका आर जो है क्या मान लेते? R2 मान लेते। क्या मान लेते? R2 मान लेते, ताकि दोनों आर में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या मान लिए? दूसरे यानी कि बी के त्रिज्या को R2 मान लिए, और इसका तिर्यक ऊंचाई बी का तिर्यक ऊंचाई का कितना था? 2 यूनिट था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और दोनों का कितना जो है अनुपात दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? 2:1, यानी कि 2/1 यहाँ पर लिख देंगे। तो पाई से पाई कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? R1/R2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4/1 हो जाएगा, यानी कि इसे अनुपात यानी कि रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यानी कि दोनों शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ रहा है? 4:1 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित राशि का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 3,731 रुपये है। तो फिर बोला गया, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले से आधी दर पर 5.5 वर्षों में उसी राशि का मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, क्या होता है? P/R/T/100 होता है। P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है।
यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया, 3731 रुपया दिया गया। यहाँ पे लिख देंगे 3731। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें निकालना है तो उसे पी से डिनोट कर देंगे। आपका रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 14% दिया गया, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, 3.1/4 दिया गया है। तो इसे पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13/4 हो जाएगा। यानी कि टाइम को क्या लिखेंगे, 13/4 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो यहाँ पर काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, आपका 7 पचे 35, 2 बचा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 13 से कट रहा है तो 13 से काट कर देख लेते हैं। यहाँ पर 13 तिया 39, 13 चौक 52, फिर आपका एक बार में चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 41 दूनी कितना होता है 82, यानी कि 82 पे 2 शून्य, यानी कि आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना आ गया, 82 रुपया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, नया आपका रेट है या नया आपका समय है, आपका नया मिश्र धन पूछ रहा है। और आपका प्रिंसिपल जो आपका पहले था वही आपका प्रिंसिपल दूसरे वाले में भी रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। तो फार्मूला पे फिर से पुट करेंगे तो प्रिंसिपल आपका जो है कितना है, 8200 है। रेट अवर जो है आपका कितना है, रेट जो अवर बोला जा रहा है पहले से जो है आधी दर, तो पहले अगर 14% था तो आधा कितना हो जाएगा 7%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। समय आवर आपका कितना है, 5.1/4, यानी कि पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 11/2। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11 बट्टा नीचे 2 इंटू 100 लिख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे तो 41 दूनी 82, 41 सत्य तो 7, 7 चौक 28, इंटू 11 करेंगे तो 287, यानी कि 7, 8 7 15, 8 2 10 की 11, हाथ में 1 2 1 3 बराबर जो आपका क्या आ गया, नया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि नया साधारण ब्याज आ गया। तो हमें चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल किया जाता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 8200 है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकल जाएगा। तो 7 हो गया, 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 3 11 हो गया, यानी कि आपका मिश्र धन कितना आएगा, 11,337 रुपया आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि एक पार्क आयताकार आकार का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 240 मीटर और 100 मीटर है। फिर बोला गया कि पार्क के केंद्र में एक वृत्ताकार लॉन है। क्या है, एक वृत्ताकार लॉन है। बोला गया कि लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल जो है कितना है, 3904 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि लॉन की परिधि क्या होगी। तो लॉन की परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा, यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, और उसमें जो एक वृत्ताकार लॉन है और उसके जो है लॉन का जो है आपको क्या निकालना है, सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा जिससे कि हमें परिधि निकाल पाए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो बाकी जो आपका बचा हुआ लॉन के अलावा जो क्षेत्रफल है, लॉन के जो अलावा बचा हुआ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 3904 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस लॉन का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है आपका क्षेत्रफल का फार्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो क्या निकल जाएगा आपका, इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में से इस जो आपका बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस सर्किल का एरिया निकल जाएगा, यानी कि इस लॉन का एरिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस आयताकार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 240 इंटू 100 करेंगे, 240 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 मीटर स्क्वायर क्या है, इस आयताकार का क्षेत्रफल है।
माइनस क्या करेंगे 3904 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उस वृत्ताकार लॉन का जो है एरिया निकल जाएगा, लॉन का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो गया, फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो उस लॉन का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पर लॉन का यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि उस लॉन का क्षेत्रफल कितना आएगा 20,096 मीटर स्क्वायर क्या है, उस लॉन का क्षेत्रफल है। 20,096 मीटर स्क्वायर क्या है, उस लॉन का क्षेत्रफल है। तो लॉन जो है किस प्रकार के है, लॉन जो है क्या है वृत्ताकार है, लॉन जो है कैसा है वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का एरिया का फॉर्मूला आपको यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर्किल का एरिया यहाँ पर दिया गया है, फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, त्रिज्या निकाल सकते हैं किसका, इस लॉन का जो वृत्ताकार लॉन है उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। यानी कि जब इसे फार्मूला पे पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई को 22/7 आर स्क्वायर बराबर टोटल इसका एरिया कितना दिया गया 20,096 मीटर स्क्वायर दिया गया। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और इधर काटेंगे तो आपका 11 1 9 बचा, 11 8 88 2, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर जो है आपको पाई का जो है मान जो है 22/7 नहीं लिखना, 22/7 हम लोग जो है यहाँ पर पाई का मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान क्या दिया गया 3.14 दिया गया, क्या दिया गया 3.14 दिया गया। तो पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3.14 लिखेंगे। तो पाई का मान यहाँ पर 3.14 लिख दिए। आर स्क्वायर है बराबर जो है कुल एरिया कितना दिया गया 20,096 मीटर दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया टोटल एरिया हो गया। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे 314 से, तो यहाँ पर 7 से जो आपका कट नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 314 को यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तो 314 छक यहाँ पर लगभग आपका जो है कितने बार में चला जाएगा 64 बार में जो है चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा 64 बार में चला जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर जो आपका कितना आ गया 6400 आ गया, आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 6400, यानी कि आर आपका यानी कि त्रिज्या कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा, यानी कि आपका त्रिज्या कितना आ गया 80 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या जा रहा है, लॉन की परिधि पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है लॉन की परिधि। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सर्किल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें पता होना चाहिए उसके पेरीमीटर यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालने के लिए कि उस लॉन का परिधि क्या है। तो 2 इंटू क्या करेंगे पाई का मान अगर 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 हो गया। फिर क्या करेंगे 22/7 या फिर 22/7 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.4, क्योंकि यहाँ पर 3.4 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या सॉरी 3.14 क्या लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं। तो 22.7 की जगह क्या लिखेंगे 3.14 लिखेंगे। 3.14 इंटू करेंगे किसका आर का, क्योंकि 2 पाई आर बोला गया, तो 2 पाई आर जो है कितना 80 मीटर है। तो जब तीनों को गुना किया जाएगा तो आपका परिधि कितना आ जाएगा, आपका परिधि लगभग 502.4 हो जाएगा, आपका परिधि लगभग कितना हो जाएगा 502.4 मीटर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे घर पर जो है गुना करके देख ले कि 502.4 मीटर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर आपके पहले वाले ही ग्राफ है, कंपनी के सभी नाम दिए गए, कर्मचारियों की संख्या दी गई है, पुरुष और महिलाओं का जो है अनुपात दिया गया। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कंपनी सी में महिला कर्मचारी की संख्या और कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, सी में जो है महिला कर्मचारियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सी में जो है कुल कितने कर्मचारी है 360 कर्मचारी है, सी में कुल कितने कर्मचारी है 360 कर्मचारी है। महिला पुरुष और महिला का अनुपात कितना 8:7 है। तो टोटल जो है कितने यूनिट का है 8/7 15 यूनिट है। 15 यूनिट बराबर कितने कर्मचारी है 360 कर्मचारी। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 से इसे काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 15 दूनी 30 15 चौक 60। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 24 कर्मचारी है तो हमें चाहिए क्या
सी में महिला कर्मचारियों की संख्या चाहिए, तो सी में जो है महिला कर्मचारी का यूनिट में जो है कितना मान है 7 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 24 कर्मचारी तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 सत्य आपका कितना हो जाएगा 168 होगा। 24 सत्य आपका कितना होगा 168 होगा। यानी कि सी में जो है महिलाओं की कुल संख्या कितनी है 168 है। तो हमें निकालना क्या है, ई में जो है पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, क्या निकालना है, ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो ई में जो है कुल कितने कर्मचारी है 280 है। अनुपात में जो है कुल कितने अनुपात में बांटा गया 3:5 में बांटा गया, यानी कि 5 यूनिट बराबर, सॉरी 5 और 3 8 यूनिट बराबर कितना 5 3 8 यूनिट बराबर जो है कितना 280 कर्मचारी है। तो एक यूनिट बराबर कितना कर्मचारी है, तो 8 से काटेंगे तो 8 या 24 8 25 40, यानी कि एक यूनिट बराबर 35 कर्मचारी है। तो इसमें बोला क्या गया पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष जो है कितने यूनिट कर्मचारी है 3 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 35 है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए तो 35 दिया कितना हो जाएगा आपका 105 होगा। यानी कि ई में जो है कुल पुरुषों की संख्या 105 है। तो यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया, यहाँ पर पूछा गया है कि ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। तो कितने जो है सबसे पहले नंबर में कितने अधिक है, तो 168 माइनस 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। किससे अधिक प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है, ई के पुरुष कर्मचारियों से, यानी कि ई का पुरुष कर्मचारी जो है क्या लिखाएगा नीचे लिखाएगा परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 से कट रहा है तो 21 से काट देंगे, 21 या 63, 21 25 105, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 20 25 100 और 20 दिया कितना हो जाएगा आपका 60, यानी कि कुल जो है 60% अधिक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बोला गया है कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर कि जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो 20 मिनट देरी हो जाती है। फिर बोला गया कि जब वह 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसके द्वारा जो है कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा चाल। तो ये आपको हमेशा याद रखना कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे सबसे पहले कि कितने समय में जो है 10 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे डिस्टेंस, यानी कि दूरी मान लेंगे कि कार्यालय से घर की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है 1 किलोमीटर है। तो समय बराबर आपको क्या बोला गया है अभी दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोगों ने कितनी मान ली ए मान ली। कितने की चाल से जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये आपका क्या हो गया समय हो गया कि उसके समय जो है घर से कार्यालय जाने में कितना समय लगता है। तो आपका क्या हो गया ए बटा 10 जो है घर से कार्यालय जाने का समय हो गया। तो कितनी जो है मिनट देर कर देता है कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट देर कर देता है। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जितने समय में 1 किलोमीटर जाता है उसमें जो है कितने समय देरी कर देता है 20 मिनट देरी कर देता है। यानी कि अगर निश्चित समय में पहुंचना है तो क्या करेंगे -20 मिनट करेंगे। क्या करेंगे -20 मिनट करेंगे, क्योंकि जितना समय वो लिया है उससे क्या किया है 20 मिनट अधिक लिया, तभी तो वह 20 मिनट लेट हो रहा है। जितना समय वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चला है, जितना समय लिया उसमें क्या है 20 मिनट अधिक है, तभी तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचा। यानी कि जब एक दूसरे को से माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा निश्चित समय, यानी कि कितने समय में वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे जब मिनट में दिया गया तो सभी यहाँ पर किलोमीटर में, दूरी को भी हम लोगों ने क्या माना किलोमीटर में माना, तो मिनट को क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। फिर आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि उसी दूरी को जब कार्यालय से घर जाता है, क्या करता है कार्यालय से घर जाता है तो 15 किलोमीटर मान लीजिए जाता है हिसाब से, 15 किलोमीटर के हिसाब से जाता है और क्या होता है 5 मिनट देरी लगता है। यानी कि जितना समय लगा उसमें क्या है 5 मिनट अधिक समय लिया था। तो यानी कि क्या करेंगे निश्चित समय निकालने के लिए 5 मिनट माइनस कर देंगे। क्या करेंगे
5 मिनट माइनस करेंगे तो ये भी आपका निश्चित समय कि कितना समय में पहुंचना चाहिए था वो आपका समय है, और ये भी आपका निश्चित समय यानी कि जितना समय में उसे पहुंचना चाहिए था। दोनों क्या है, निश्चित समय यानी कि दोनों आपस में बराबर है। ये भी आपका क्या 5 मिनट है, तो मिनट को भी यहाँ पर क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब ए को इधर भेजेंगे तो ए बटा 10 माइनस ए बटा 15 होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2a हो जाएगा। इधर जब भेजेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस इधर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हल करेंगे तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, बटा नीचे 30 बराबर -5 प्लस 20 तो कितना हो गया, 15 हो गया, बटा नीचे 60 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। यानी कि a बराबर कितना है, 15/2 आ गया। यानी कि जब पॉइंट में चेंज करेंगे यानी कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी दूरी है, 7.5 किलोमीटर की दूरी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद 700 रुपये में बेचा जाता है। क्या किया जाता है, कोई वस्तु किसी मूल्य पर जो अंकित किया जाता और उसे 700 रुपये में बेचा गया है। फिर बोला जा रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो लाभ जो है कितने प्रतिशत का होता, 60% का होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। तो मैं आपको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए काफ़ी बार बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 12.5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। यानी कि 8 का कोई सामान जो है 1 यूनिट के 8 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के छूट में बेच दिया गया। यानी कि मान लेंगे कि मार्क्ड प्राइस किसी वस्तु का 8 यूनिट है और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य से जो है 1 यूनिट के डिस्काउंट यानी कि छूट पर बेच दिए गए। यानी कि 8 यूनिट का सामान जो है 7 यूनिट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर दिया क्या गया, आपका एसपी 700 रुपया दिया गया। यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना है, 700 रुपया। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकाल सकते हैं कि उस वस्तु को जो है कितना मूल्य में अंकित किया गया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपये है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपये, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 60% का लाभ होता। यानी कि 60% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 यानी कि 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5। यानी कि 5 का कोई सामान 3 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि सीपी 5 यूनिट है और एसपी जो है आपकी कितनी है, 3 यूनिट के लाभ पर यानी कि 8 यूनिट में। यानी कि 5 का कोई सामान जो है 8 यूनिट में बेच दिया गया। 5 का कोई सामान क्या किया गया, 8 यूनिट में बेच दिया गया। तो 8 यूनिट जो है अब किसके बराबर है, ये जो आपके विक्रय मूल्य यानी कि जो निश्चित किया गया था वही अब आपका क्या बन गया, नया विक्रय मूल्य बन गया। क्योंकि बोला गया है कि अब क्या किया गया है, बिना किसी डिस्काउंट के यानी कि बिना किसी छूट के बेच दिया गया। यानी कि उसे 800 रुपये में ही बेच दिया गया। यानी कि 8 यूनिट बराबर 800 रुपये। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी का वैल्यू यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 रुपये। यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना है, 500 रुपये है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि एक समूह में कुछ व्यक्ति हैं, एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, औसत ऊंचाई कितना है, 155.5 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि कोई समूह है जिनमें व्यक्तियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कितनी है, मान लेते हैं यक्स है। उनका औसत कितना दिया गया है, 155.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई दी गई है। फिर बोला गया कि 154.6, 158.4, 152.2 और 153.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 व्यक्ति जो है समूह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर बोला गया कि परिणाम स्वरूप शेष व्यक्ति की औसत ऊंचाई जो है क्या हो जाती है, 0.15 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, आपसे
पूछी जा रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक इक्वेशन बैठाएंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन बैठाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या अगर हम लोगों ने यक्स मानी है, उनका औसत ऊंचाई जो है कितना दिया गया 155.5, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उन जो है समूह के कुल व्यक्तियों का क्या निकाल सकते हैं, कुल ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, औसत अगर 155.5 है और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या यक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा, योग यानी कि औसत ऊंचाई यानी कि कुल जो है व्यक्तियों की संख्या का कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 155.5 एक्स हो जाएगी। उसमें से बोला गया ये 4 व्यक्ति के वजन वाली जो है छोड़कर चले गए। तो टोटल जो है कितने वजन के छोड़कर चले गए, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 8 20, हाथ में 2 तो 8 4 12 12 2 14 14 3 17 2 19, हाथ में 1 15 चौक 60 1 61, यानी कि टोटल जो है 619 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो है छोड़कर जो है उस समूह से छोड़कर चले गए। तो ये आपका क्या हो गया, जो 4 व्यक्ति छोड़कर गए उसके बाद का कुल का जो है कुल ऊंचाई आ गया। क्या आ गया आपका, जब 4 व्यक्ति उस समूह को छोड़कर चले जाते हैं तो तब आपका जो है ये आपका क्या हो गया, कुल ऊंचाई हो गई। फिर आपका बोला गया कि जब छोड़कर चले जाती है तो औसत ऊंचाई में जो है कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि कितनी हो जाती है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155.5 में जब 0.15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155.65 हो जाएगा। यानी कि नया औसत अब कितना हो गया 155.65। और आदमियों की संख्या यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, यक्स माइनस 4 हो गया, क्योंकि अगर पहले यक्स आदमी था तो 4 छोड़कर चले गए। ये आपका नया औसत है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया आपका कुल योग हो गया किसमें, ऊंचाई में। तो इधर भी आपका कुल योग जब 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए तब कुल योग, इधर भी 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए तब कुल योग ऊंचाई का। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू वही जो आपका हो जाएगा, क्या होगा, शुरू में व्यक्तियों की संख्या होगी। तो इसे हल करेंगे तो 155.5 एक्स माइनस इधर जो है 155.65 यक्स, इधर जो एक दूसरे से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 यक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.15 यक्स आ जाएगा। और इधर जो है माइनस आपका कितना हो जाएगा, इधर जो जब इधर 155.65 इंटू 4 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि अंदर में माइनस में। तो इसको जो है क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं। तो 5 चौक 20, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाता है। तो 6 पॉइंट, हाथ में 1, 5 चौक 20 1 21, हाथ में 2, 15 चौक 60 और 2 कितना हो जाता है 61 हो जाता है। और इधर कितना हो जाएगा -619 आपका हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दिया आपका हो गया 15, 20 25 100 हो जाएगा। यानी कि 3x/20 बराबर आपका 621.6 में से माइनस करेंगे कितना 619, तो कितना बचेगा आपका 19। आपका यहाँ पर मैंने शायद कुछ गलती किया, यहाँ पर 5 चौक 20, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ पर आपका कितना होगा 22 होगा। आपका यहाँ पर कितना होगा 22 होगा, 622.6 होगा। तो 622.6 में से 619 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3.6 बचेगा। कितना बचेगा 3.6 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 0 0 जो आपका चला गया। 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 से आपका 12 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर जो आपका कितना आ गया 24 आ गया। यानी कि पहले जो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 24 थी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 24 होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।